मॉर्निंग, मैं उपेंद्र कुमार सिन्हा, साइन कॉलेज ऑफ एजुकेशन। मैं आपके साथ एक नए टॉपिक माइक्रो टीचिंग के साथ जुड़ा हूँ। ये दो शब्दों से बना, एक माइक्रो और दूसरा टीचिंग। माइक्रो का अर्थ होता है सूक्ष्म और टीचिंग का अर्थ होता है शिक्षण, अर्थात इसका हिंदी हुआ सूक्ष्म शिक्षण। अब यहाँ पर जानना होगा कि सूक्ष्म शिक्षण किसको कहते हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण का शाब्दिक अर्थ होता है कोई भी कौशल को छोटे छोटे भागों में बांटकर शिक्षा प्रदान कर देना ही क्या कहलाता है, माइक्रो टीचिंग कहलाता है। सवाल उठ रहा होगा कि इसका उद्भव कहाँ हुआ, इसका नामकरण किसने किया। जान लेते हैं। यह सबसे पहले अमेरिका देश में इसका उद्भव हुआ। एक विश्वविद्यालय था जिसका नाम था स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। वहाँ एक शिक्षा शास्त्री थे जिनका नाम था कीथ एचिंसन। अर्थात कीथ एचिंसन ने अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में 1961 ईस्वी में इसका उद्भव किया। इसका माइक्रो टीचिंग का उद्भव किया, लेकिन उद्भव खोजने का काम किया, लेकिन नामकरण का उद्देश्य, नामकरण का मौका किसी और व्यक्ति को मिल गया जिनका नाम था एलन। एलन ने 1963 ईस्वी में इस सूक्ष्म शिक्षण का क्या कर दिया, नामकरण कर दिया। ठीक है। इसके अलावा अब मन में सवाल उठ रहे होंगे कि इसका भारत में प्रयोग कब से होने लगा, भारत में पहली बार किसने प्रयोग किया। तब भारत में सूक्ष्म शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग डी.डी. तिवारी, कौन, डी.डी. तिवारी ने 1967 ईस्वी में, कब, 1967 ईस्वी में इलाहाबाद में किया था। कब किया था, 1967 ईस्वी में इलाहाबाद में किया था। 1979 के इंदौर अधिवेशन में सूक्ष्म शिक्षण, किस शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण की चर्चा की गई और इस चर्चा के बाद बीएड पाठ्यक्रम में भी सूक्ष्म शिक्षण को शामिल करने का मन बना लिया गया। यहाँ पर एक बात हम और करते हैं कि माइक्रो टीचिंग है, इसका जो समय निर्धारण की जो बात आती है वह दो प्रकार से, एक एलन महोदय ने और दूसरा एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी हम लोग फॉलो करते हैं, तो हमारे यहाँ एनसीईआरटी ने माइक्रो टीचिंग के लिए मात्र 36 मिनट का, 36 मिनट का वह समय निर्धारित किया, लेकिन जो एलन महोदय है वह सामान्य रूप से 45 मिनट का समय का निर्धारण किया था। इसके अलावा ये एक जो माइक्रो टीचिंग है एक स्वनियोजित शिक्षण है। क्या है, स्वनियोजित शिक्षण है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि कहा गया है कि माइक्रो टीचिंग एक सुनियोजित है। सुनियोजित का निकाल क्या होगा, यह के सभी पहले से ही तय किए गए हैं। क्यों ऐसा, इसलिए देखिए, कक्षा के आकार को 5 से 10 लोगों में सीमित कर देना। कहा गया कि यदि किसी को आप माइक्रो टीचिंग के माध्यम से शिक्षा प्रदान कर रहे हैं तो कक्षा का आकार में कम से कम 5 और अधिकतम 10 लोगों को ही शामिल करना है। इससे कहीं ज़्यादा हो जाता है तो इससे क्या होगा कि आपका कक्षा में माइक्रो टीचिंग नहीं हो पाएगी। समय सीमा इसका 36 मिनट तक ही करना है, क्योंकि हम एनसीईआरटी का फॉलो करते हैं और एनसीईआरटी क्या करता है, समय सीमा 36 मिनट तक। इसलिए कहा गया कि हमारे जो कक्षा का कितना होना चाहिए, 5 से 10 मिनट। क्यों, समय को देखते हुए। पाठ का आकार को भी कम कर देना है। हमारे यहाँ हमारा पाठ्यक्रम बहुत बड़ा है, उस पाठ्यक्रम को और छोटा करना होगा, क्योंकि समय को देखना है कि समय 36 मिनट ही है और 36 मिनट में ही हम जो पढ़ा रहे हैं, जो बच्चों को बता रहे हैं, उससे 36 मिनट के अंदर ही क्या करना होगा, पाठ को समेट देना होगा, अंत कर देना होगा। इसलिए क्या करना होगा, पाठ का आकार छोटा कर देना होगा। शिक्षण कौशल को कम करना, हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के कौशलों के द्वारा, विभिन्न प्रकार के शिक्षण विधियों के द्वारा, अलग अलग माध्यमों के द्वारा हम किसी भी पाठ्यक्रम को पढ़ा सकते हैं, लेकिन इसमें कहा गया कि समय को उपयोग में देखते हुए, समय को देखते हुए हमें जो शिक्षण कौशल है उसे क्या कर देना है, हमें कम कर देना है। जितना कम हो सके बच्चों को पढ़ा देना है। दूसरी बात, इसके अलावा सूक्ष्म शिक्षण के जो समय है वह भी पहले से ही क्या किए गए, तय किए गए। देखिए इसमें क्या, सूक्ष्म शिक्षण का समय तभी हम बताएं आपको कि हमारे जो समय का निर्धारण हुआ वह दो तरह से हुआ, एक एनसीईआरटी के द्वारा और दूसरा एलन महोदय के द्वारा। तो भारत में हम
एनसीईआरटी का फॉलो करते हैं। देखिए यहाँ पे सूक्ष्म शिक्षण का जो समय निर्धारित किया गया, पहले पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी के अनुसार और दूसरा है DWLN के अनुसार, DWLN के अनुसार और पहला है एनसीईआरटी के अनुसार। तो देखिए आपको कक्षा में करना क्या है, पढ़ाना मतलब टीचिंग। कितने मिनट को? 6 मिनट के लिए आपको दिया है। फिर आता है प्रतिपुष्टि अर्थात हम इंग्लिश में बोलते हैं इसको फीडबैक, उसके लिए आपको 6 मिनट। तीसरा आपको पुनः योजना रीप्लान के लिए आपको 12 मिनट। पुनः शिक्षण इसके लिए आपको 6 मिनट दिया जाएगा। और पांचवा आपका है पुनः प्रतिपुष्टि रीफीडबैक, उसके लिए 6 मिनट दिया जाएगा। एनसीईआरटी के अनुसार टोटल कितने? 36 मिनट का समय देगा। लेकिन ये महोदय ने इनका कहना था टीचिंग के लिए हम 5 मिनट देंगे, फीडबैक के लिए 10 मिनट देंगे, रीप्लान के लिए 15 मिनट और री टीचिंग के लिए 5 मिनट और री फीडबैक के लिए कितना? 10 मिनट। टोटल कितना लाएंगे? 45 मिनट का हम समय देंगे। देखिए बात और जान लीजिए। अब यहाँ पर करना क्या है, आपको इसमें पढ़ाना है। तो एक कोई टॉपिक है, आप जब कक्षा में प्रवेश कर लिए और माइक्रो टीचिंग से पढ़ाना है तो आपको समय से ध्यान देना होगा कि पढ़ाने का जो टाइमिंग है एनसीईआरटी के अनुसार हमें 6 मिनट ही पढ़ाना है। यदि आप जो पढ़ा लेते हैं और पढ़ाने के बाद एक शिक्षक का कर्तव्य होता है पढ़ाए हुए जो हम पढ़ाए हैं बच्चा कितना समझा या ना समझा, बच्चा का फीडबैक लेना। तो बच्चा का हम फीडबैक लेते हैं, उसके लिए आपका समय दिया गया है 6 मिनट। पढ़ाना और फीडबैक के बीच में 12 मिनट का समय गया। यदि फीडबैक के समय यदि बच्चों में किसी प्रकार की समस्या है तो समस्या के दौरान आपको बीच में ही 12 मिनट का समय दिया जाता है कि पुनः आप एक योजना बना ले, रीप्लान बना ले और उस रीप्लान को बनाकर बच्चों के बीच से पुनः रीटीचिंग कराएं, मतलब दोबारा पढ़ाएं। और दोबारा पढ़ाने के लिए आपको कितना? 6 मिनट का दिया जाएगा। और पढ़ाने के बाद बच्चा अब सेटिस्फाइड है या नहीं, बच्चा को जो सीखना था समझना था वो समझ पाया कि नहीं, उसके लिए पुनः प्रतिपुष्टि फीडबैक का हम क्या करेंगे? 6 मिनट पूछेंगे। तो 6 मिनट इसी प्रकार के तो कितने? 36 मिनट। यदि हम 11 पर सहायक पर चले आए, 11 महोदय के अनुसार चले आए तो इसी काम को इन्होंने भी 5 मिनट पढ़ाने के लिए, पढ़ाने के बाद 10 मिनट पूछने के लिए और उसके बाद यदि पढ़ाने और पूछने के बीच में फीडबैक के बीच में यदि कोई समस्या है तब पुनः 15 मिनट रीप्लान बनाने के लिए, पुनः योजना बनाने के लिए योजना बना ले 15 मिनट में, फिर से बच्चों को रीटीचिंग कराएं, फिर से पढ़ाएं और उसके लिए आपको 5 मिनट का समय मिलेगा और पुनः रीफीडबैक का काम करेंगे। इसलिए क्या 10 मिनट फिर से पूछेंगे बच्चों के। इसी तरह टोटल कितना? 45 मिनट का समय दिया जाएगा। हम सूक्ष्म शिक्षण को एक चक्र के द्वारा, एक साइकिल के द्वारा आपको बताने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए सूक्ष्म शिक्षण को पूरा करने के लिए हमें 6 तत्वों की आवश्यकता है, 6 चरण की आवश्यकता है। पहला प्लान, योजना। हम जितने सारे 6 पॉइंट हैं इसको हम समझते चलते हैं। पहला आपका योजना है। योजना कहता है कि कोई भी शिक्षक या प्रशिक्षक या प्रशिक्षण कराने वाला व्यक्ति वह प्लान पहले से बनाकर आए, अपनी योजना की तैयारी खुद कर घर से कर गया या किसी जगह से वह कर पहले से आना होगा। इसके लिए कोई समय का निर्धारण नहीं। उस अपने योजना के अनुसार कक्षा में आकर टीचिंग कराएगा, पढ़ाएगा। क्या कराएगा? टीचिंग कराएगा। अर्थात वह जितने सारे बच्चे हैं माइक्रो टीचिंग से करा रहे हैं, आपके पास बच्चों की संख्या 5 से 10 के बीच में रहनी चाहिए। आपको क्या कराना है? टीचिंग कराना है। आपको बच्चों को टीचिंग कराने के बाद 5 से ध्यान देना है कि 5 से 10 बच्चे ही हों माइक्रो टीचिंग में। उसके बाद फीडबैक लेना है। फीडबैक करने का काम क्या है? तो रीटीचिंग में होता है, टीचिंग में होता है कि आप पढ़ाने के बाद जो आप पढ़ा रहे हैं आपसी कक्षा में एक पर्यवेक्षक होंगे। जो पर्यवेक्षक होंगे वह आपके बातों को सुनते रहेंगे और सुनने के बाद वह जब फीडबैक कर लेने का काम आएगा तो वह बच्चों से उसी जो आपके द्वारा शिक्षण कराया गया है उसे पढ़ाया पूछा जाएगा। यदि प्लान टीचिंग और प्रतिपुष्टि अर्थात फीडबैक के दौरान किसी भी समस्या का उत्पन्न हो जाना
या उत्पन्न हो गया हो तो उसे हम क्या बनाते हैं, रीप्लान बनाते हैं। रीप्लान करने का अर्थ क्या कि दोबारा से हम योजना पर काम करते हैं कि बच्चों की क्या परेशानियां हैं, बच्चे कहाँ के समस्या उत्पन्न हो रहे हैं, इस समस्या को कैसे दूर किए जा सकते हैं, इसके लिए आपको रीप्लान कराना होगा। रीप्लान जैसे ही कर देते हैं, पुनः कक्षा में जो आपके लिए समय निर्धारित है उस निर्धारण के अनुसार आपको पुनः रीटीचिंग कराना होगा। क्या कराना होगा, रीटीचिंग, दोबारा पढ़ाने होंगे और पढ़ाने के बाद उसी क्रिया को पुनः पुनरावृत्ति करना है जो रीफीडबैक के नाम से जाना जाता है। तो रीफीडबैक को हम क्या करेंगे, पुनः बच्चों के बीच पर्यवेक्षक के माध्यमों से हम क्या करेंगे, इसका जांच पड़ताल कर सकते हैं। एक बात और जान लीजिए, फीडबैक कोई भी व्यक्ति अपना भी ले सकता है और हम कक्षा में कैसे पढ़ा रहे हैं उसकी जानकारी भी हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ई माइक्रो टीचिंग को हम 6 स्टेप के द्वारा, चरण के द्वारा दिखाते हैं। पहला आपका एक सर्किट के तौर पर, पहला है आपका प्लान। सबसे पहले प्लान बनाना होगा। दूसरा उसमें क्या, टीचिंग, अर्थात टीचिंग करने का क्या है, शिक्षण की क्रिया करनी होगी। शिक्षण कराने के बाद आप जो शिक्षण करा रहे हैं, शिक्षण के दौरान आपको यहाँ पर क्या कराना होगा, पुनः फीडबैक लेना होगा। ठीक है, क्या होगा, फीडबैक लेना होगा। फिर बच्चा जो पढ़ा हुआ सीखा कि नहीं, फीडबैक ले लिए। प्लान और टीचिंग और फीडबैक के बाद रीप्लान के लिए आते हैं। कहते हैं कि बच्चों को जो आपने पढ़ाया, जो पढ़ाने के बाद हम इसका पर्यवेक्षक जांच पड़ताल करते हैं, प्रतिपुष्टि लेते हैं। जान लीजिए, प्रतिपुष्टि को हम पृष्ठपोषण भी करते हैं। उस फीडबैक के अनुसार यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो हम रीप्लान बनाते हैं। क्या है, रीप्लान। ठीक है, या आपका ये रीप्लान है, अर्थात पुनः योजना बनाएंगे, फिर से हम रीटीचिंग कराएंगे और रीटीचिंग के बाद रीफीडबैक। इसके लिए कोई समय, प्लान के लिए आपके पास टाइम नहीं है, कोई समय का निर्धारण नहीं है, लेकिन टीचिंग, फीडबैक, रीप्लान, रीटीचिंग और रीफीडबैक के लिए इसके लिए समय निर्धारित है। ये स्टेप्स इन द माइक्रो टीचिंग साइकिल है। इसी साइकिल के द्वारा, सर्किट के द्वारा चलता रहेगा। देखिए, आप एरो देख लीजिए, एक इस तरफ एरो है, अर्थात प्लान के बाद जब भी होगा तो टीचिंग होगा। टीचिंग का एरो के बाद क्या, फीडबैक होगा। फीडबैक के बाद हम रीप्लान बनाएंगे। रीप्लान के बाद देखिए एरो, टीचिंग होगा और टीचिंग के बाद फिर से रीफीडबैक और रीफीडबैक फिर पुनः कहाँ जाते हैं, प्लान में चलाते हैं। अर्थात यही जो सर्किल है घूमता रहेगा, जो माइक्रो टीचिंग का चक्र को क्या कर देगा, पूरा कर देगा। है सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो टीचिंग क्या है। यह जो सिद्धांत है किस पर काम करता है, तो हम एनसीईआरटी की बात करते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के अनुसार माइक्रो टीचिंग के 3 सिद्धांत, कितने सिद्धांत, 3 सिद्धांत हैं। पहला, स्वयं करके सीखने का सिद्धांत। देखिए, माइक्रो टीचिंग कहता है क्या कि आप किसी भी कार्य को स्वयं करने का अर्थ क्या है, कहा भी जाता है कि कोई भी काम यदि स्वयं किया जाए तो उससे जो प्राप्त ज्ञान होता है वो हमेशा अस्थायी रहता है। इसलिए कहा गया कि यह स्वयं करके सीखने के सिद्धांत पर काम करता है। दूसरा, भूल सुधारने का सिद्धांत। दूसरा पॉइंट पहले से रिलेटेड है। क्यों, यदि कोई कार्य आप कर रहे हैं, स्वयं कर रहे हैं, तो जब हम स्वयं कर रहे हैं तो पहली बार में गलती हो गया तो उस गलती को हम दूसरी बार पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। इसलिए कहा गया कि आपको इसमें सुधारने का मौका मिलेगा। तीसरा कहता है बार बार अभ्यास करने का सिद्धांत। कहता है ये तीनों बिंदु एक दूसरे से जुड़े हैं। कह रहा है कि मान लेते पहली बार मैंने काम करना प्रारंभ कर दिया तो उस गलती को दूसरी बार मैंने सुधारा, हो सकता है कि अगली बार कोई नई गलती निकल कर आ जाए, तब हम कौन से सिद्धांत पर, तीसरे सिद्धांत पर काम करेंगे। उस काम को हम बार बार क्या करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे। और जैसे ही बार बार अभ्यास करेंगे एक निश्चित समय के बाद उस काम में हमें एक अनुभव हासिल हो जाएगा और एक अनुभव के बाद हम क्या करेंगे, अपने सारे गलतियों को भूलकर हम उस कार्य में निपुण हो जाएंगे। इसलिए शिक्षण के 3 सिद्धांत एनसीईआरटी के अनुसार जो दिया गया, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के अनुसार जो दिया गया, हमारे लिए, हमारे पाठ्यक्रमों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु रखा गया है, बिंदु बताया गया है। देखिए, अब आते हैं माइक्रो टीचिंग पर कि माइक्रो टीचिंग का उद्देश्य क्या है। अर्थात बच्चों को हम माइक्रो टीचिंग के द्वारा ही
क्यों पढ़ाना चाहते हैं, क्यों बदलाना चाहते हैं, हम अपने पाठ्यक्रम में क्यों इसको शामिल करना चाहते हैं, इसके क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि दो बात कहते हैं जिसके निम्नलिखित उद्देश्य भी हो सकते हैं। सबसे पहला उद्देश्य कि कोई भी शिक्षक या कोई भी अध्यापक या कोई प्रशिक्षण लेने वाला जो व्यक्ति है वह सीखने के क्रम में नए प्रकार के कौशलों को सीख लेता है और उसे नियंत्रित परिस्थितियों कहने का अर्थ है कि अपने परिस्थितियों के अनुसार, ठीक है, अपने परिस्थितियों के अनुसार आत्मविश्वास हासिल कर लेता है। दूसरा पॉइंट कहता है क्या कि एक शिक्षक उस आत्मविश्वास को हासिल करने के बाद वह अपने प्रशिक्षण में वह अपने विश्वास को शामिल कर अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है। इसी बिंदु पर हम चर्चा कर लें तब जो शिक्षार्थी होते हैं, जो सीखने वाले होते हैं, उसमें नए नए प्रकार के कौशल उत्पन्न हो जाते हैं। उद्देश्य हमें चौथा कि किस कम समय में हम अपने पाठ्यक्रम को शामिल कर कम समय में बच्चों को ठीक ढंग से समझाया जाए, ठीक ढंग से बताया जाए। इन सभी उद्देश्यों को देखते हुए हम माइक्रो टीचिंग का प्रयोग कर सकते हैं अपने पाठ्यक्रमों में भी। कहते हैं कि माइक्रो टीचिंग का लाभ क्या है, तो सबसे बड़ा लाभ है कि यह जो माइक्रो टीचिंग है प्रशिक्षण का एक उपकरण है, अर्थात ट्रेनिंग करने का एक साधन है, जिससे शिक्षण अभ्यास और प्रभावी शिक्षक के तौर पर हम एक गुण निपुण आत्मविश्वासी शिक्षक या हम विभिन्न प्रकार के समस्याओं को निदान करने वाले शिक्षक ट्रेनर को हम तैयार कर सकते हैं। दूसरी बात, इससे कक्षा और शिक्षण की क्रिया सरल पूर्वक चलाई जा सकती है। तीसरी बिंदु की बात करें, इससे क्या होगा, जो बच्चा जो शिक्षक प्रशिक्षक माइक्रो टीचिंग का प्रयोग करेंगे उनमें आत्मविश्वास होगा, नियंत्रण करने की क्षमता होगा, वर्ग में अनुशासन स्थापित करने की समस्या का निदान हो जाएगा। चौथा, हम इसमें बच्चों को फीडबैक प्रशिक्षकों के द्वारा, पर्यवेक्षकों के द्वारा लिया जा सकता है, जिससे बच्चा उन सभी बिंदुओं को समझ सकता है। एक ही बात को वह बार बार समझाने की कोशिश किया जाता है। कक्षा का आकार, कक्षा का समय, अनुशासन, सारी समस्याओं का निदान किया जा सकता है। प्रशिक्षण के समय विशेष कार्यों के लिए हम सफलता देने की कोशिश कर सकते हैं। ये सब माइक्रो टीचिंग के क्या हैं, गुण हैं। इस विधि के द्वारा छात्र अध्यापक को कम समय में अधिक सीखने का मौका मिलता है। ये माइक्रो टीचिंग के क्या हैं, ये मेरिट्स हैं, गुण हैं, अर्थात लाभ हैं। आगे इसी तरह इसमें माइक्रो टीचिंग के दोष भी हैं। दोष क्या, सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें विद्यार्थी केंद्र बिंदु न रहकर शिक्षक केंद्र बिंदु रहता है। अर्थात जो क्लास का जो पूरा जो क्लास है, इस क्लास का जो केंद्र सेंटर है ये टीचर है, शिक्षक होता है। जितने सारे हमारे बच्चे हैं, ये सारे के सारे बच्चे ये शिक्षक पर निर्भर करते हैं। इसलिए कहा गया कि ये इसका सबसे बड़ा मुख्य दोष है कि ये शिक्षक केंद्रित बन जाता है, अर्थात शिक्षक के अनुसार कक्षा चल जाता है। इसलिए सबसे बड़ा दोष इसका है कि यह एक केंद्र शिक्षक का केंद्र होता है। दूसरा, इसमें विद्यार्थियों को ध्यान तो दिए जाते हैं, लेकिन कम, बच्चों की संख्या कितनी है, 5 से 10 है ना, और इसके अलावा तो शेष विद्यार्थी बच जाते हैं। मान लेते हैं कक्षा में बच्चों की संख्या 100 है और एक बार एक कक्षा में 5 से 10 ही बच्चे बैठते हैं और इस जो शेष बच्चे 90 बच्चे बच जाते हैं, उन बच्चों अपने समय का इंतजार करते हैं और जब समय का इंतजार करने के कारण इन बच्चों को माइक्रो टीचिंग के द्वारा न तो पाठ्यक्रम समय पर सही हो जाएगा, न तो हमारा जो उनका पाठ्यक्रम पूरा होगा और न ही उन सारे समस्याओं का निदान करने को सीख पाए। क्यों? हर बच्चा अपना समय का इंतजार करेगा। जो बच्चा तेज होगा वह जल्द समझ लेगा, जो बच्चा अपने मन बुद्धि का होगा उसे समझने में काफी कठिन परेशानियों का सामना करना होगा। इसलिए कहा गया इसमें विभिन्न प्रकार के दोष भी पाए जाते हैं, ये माइक्रो टीचिंग कहलाते हैं। यह जो टॉपिक है माइक्रो टीचिंग का, ये दोष गुण महत्व को हम समझ लिए।
नेक्स्ट आगे कक्षा में बताया जाएगा। इससे रिलेटेड और कई बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।